अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन की उल्टी गिनती जारी है। हुकूमत और अपोजिशन में आसाब की जंग उरूज पर है। हर गुजरता दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक कहीं से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौशहरा की अपनी ही नशिस्त पर शिकस्त से इस्लामाबाद में भी तशवीश पाई जाती है। जो इमरान खान अपोजिशन को खतरा मानने के लिए तैयार नहीं थे, अपोजिशन को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दे रहे थे, उनको नौशहरा की शिकस्त ने पेशावर के दौरे पर मजबूर कर दिया। सेनेट इलेक्शन में नाकामी के खौफ ने वज़ीर आज़म की MPs के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया। आज पेशावर में सूबाई अरकान असम्बली के साथ मुलाकात में अरकान को वफादारी बदलने से खबरदार करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि लालच को ठुकरा कर अपने नजरिए को वोट दें, ऐसी गलती मत करें जिससे आप मुंह दिखाने के काबिल न रहे। सेनेट इलेक्शन में तमाम MPs की सख्त निगरानी की जाएगी। MPs को पैनल्स दिए जाएंगे जिसके मुताबिक वोट डालना होगा। जमीर का सौदा करने वाले रुसवा हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के पेशावर के हंगामी दौरे और MPs को सख्त नताइज की तंबीह खबर दे रही है कि PTI में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस सारे मंजरनामे में सबसे बड़ा खतरा अपोजिशन का एतमाद है, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन के एतमाद का आलम यह है कि खुलेआम हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में फासलों के बयानात दिए जा रहे हैं। नंबर ना होने के बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त देने के मानीखेज दावे किए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली से PDM के सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने एस्टैब्लिशमेंट की गैर जानिबदार होने का बयान दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के मैदान में उतरने से हुकूमत में खलबली मची हुई है। यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुश्तरका चेयरमैन सेनेट होंगे। जो मुझे नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। जब से ऐलान हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, हुकूमती हल्कों में खलबली मच गई है। अगर मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी के बयान को साबिक सदर आसिफ जरदारी के बयान के साथ मिलाकर देखें तो सूरत हाल और भी वाज़ेह होती नजर आती है। गुज़िश्ता रोज यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जिसमें आसिफ जरदारी का कहना था कि अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है, बड़ा सरप्राइज देंगे। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया। हुकूमत के लिए सेनेट इलेक्शन का नतीजा ज़िमनी इलेक्शन से भी बुरा साबित होगा। एक तरफ अपोजिशन का एतमाद आसमान को छूता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब PTI अपने ही अरकान के हवाले से बेयकीनी का शिकार हो चुकी है। पार्टी के अंदर से नाराजगी की खबरें हैं। इस हवाले से वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई और नौशहरा शिकस्त के मरकजी किरदार लियाकत खटक का आज का बयान अहम है। सेनेट में पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के हवाले से उन्होंने इंदिया दिया कि जमहूरियत में पार्टी से इख्तलाफ किया जा सकता है। अगर आइन में ये है कि इख्तलाफ पार्टी से ना किया जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन जमहूरियत में ये है कि पार्टी के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है। मुझे इमरान खान टाइम दे, मैं उनको बताऊंगा कि क्या मसाइल है। नौशहरा की शिकस्त में अपने ही सूबाई वजीर का किरदार पार्टी में नाराजगी की खबरों पर मोहर लगा रहा है। इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जाम पर लियाकत खटक से वजारत वापस ली जा चुकी है, जबकि सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि मामला और भी आगे जाएगा। इस शिकस्त से परवेज खटक की सियासत पर भी फर्क पड़े। वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक का कहना था कि इस शिकस्त में उनका कोई किरदार नहीं। उनका कहना था कि नौशहरा शिकस्त की वाहिद वजह कारकुनों की पार्टी से नाराजगी थी। जिला है कि जहाँ हमेशा PTI जीती है। यहाँ वोट मेरा नहीं था, वोट यहाँ इमरान खान का था। अगर वो वोटर खफा है आज तो उसकी वजूहात पता करना चाहिए, बजाय ये कि ये कहे कि लियाकत ने हवा दी। और अब इस शिकस्त से वज़ीर आज़म को भी मैदान में आने पर मजबूर कर दिया। PTI में ग्रुपिंग और इख्तलाफात की खबरें पहली बार नहीं है। गुज़िश्ता साल जनवरी में भी खैबर पख्तूनख्वा के 3 वजीरों को काबीना से फारिग कर दिया गया था। सूबाई वजीर शहराम तरक्की, आतिफ खान और शकील अहमद पर पार्टी में ग्रुपिंग का इल्जाम लगाया गया था। सेनेट इलेक्शन के अहम तरीन मौका पर अब एक बार फिर पार्टी में इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि PTI को सेनेट इलेक्शन में सिंध से बड़े नुकसान का खदशा है। PTI सिंध के नाराज रहनुमा भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का इंदिया दे चुके हैं। इंटीरियर से टोटली इग्नोर किया जा रहा है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सारे इंटीरियर सिंध के अंदर और हमने मेहनत की, काफी वोट उठाए और अगर इस तरह से फैसले होंगे तो फिर सिंध में मैं तो ये कहता हूँ कि PTI वज़ीराई हासिल तो नहीं कर सकेगी, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात होंगी कि हम PTI में कैसे चल सकते हैं।
एक तरफ पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, दूसरी तरफ क़यादत भी अपने अरकान की खरीदो फरोख्त पर परेशानी जाहिर कर चुकी है। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि सेनेट इलेक्शन में उनके अरकान को पैसों की पेशकश की जा रही है। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। और अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान अपने MPs को वफादारी बदलने से रोकने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि PTI की हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करने वाले जहांगीर तरीन को एक बार फिर मुतहरिक कर दिया गया। सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि इदारों की तरफ से भी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। सिंध से PTI के लिए दोहरी खबरें हैं। PTI के टेक्नोक्रेट उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ू को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है, जबकि PTI उम्मीदवार फैसल बावडा की अहलियत को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वजीर फैसल बावडा को जाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। एक तरफ PTI को अरकान की बेवफाई का खतरा है। इलेक्शन कमीशन पार्टी टिकट होल्डर्स पर सवालात लगा रहा है, नाअहल कर रहा है। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत उम्मीद भरी नजरों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, लेकिन ओपन बैलेटिंग के हवाले से मामला अभी तक बेयकीनी का शिकार है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से शौकत यूसुफजई साहब, सूबाई वजीर। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके कीमती वक्त का। सर, निगरानी की जरूरत क्यों बढ़ गई? जो गंदे अंडे थे वो तो आपने निकाल दिए 2018 के इलेक्शन के बाद, तो अब आप निगरानी क्यों करेंगे अपने MPs की? इस हद तक अदम एतमाद का शिकार हो चुके हैं आप। ना तो निगरानी की जरूरत है हमारी, ना हम कोई भेड़ बकरियां हैं। अल्लाह के फजल से हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और जितने भी मेंबरान हैं आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने आए, चाहे वो नेशनल असम्बली के मेंबर थे, प्रोविंशियल के थे, सबने ये यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला वो सब के सब तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, उनके विजन के साथ हैं। क्योंकि देखिए ज्यादातर ये जो तहरीक इंसाफ नहीं, ये मुलाकात तय तो नहीं थी। शौकत साहब ने तो अचानक दौरा किया गया। नहीं, ये मुलाकात तय थी। ये तो हमें 3-4 दिनों से पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि जी आप अपने हलकों में न जाएं या कहीं दूर न जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मिलना चाहेंगे MPs के साथ, MNAs के साथ। तो उसी जो प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम के तहत मैं रात को पहुंचा हूँ अपने गांव से। वहाँ फौतगी हुई थी, मैं आया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी स्पीच भी की और मुझे बड़ी खुशी थी कि आज जितने भी मेंबरान थे उनका मोराल अच्छा था और प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश थे, उनके बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी और उससे बड़ी उम्मीदें हैं हमें इंशाअल्लाह ताला कि जो सर वो तो ठीक है शौकत साहब, लेकिन आपको तशवीश या परेशानी नहीं हो रही है कि आपका अपना एक सूबाई वजीर जिसका भाई वफाकी वजीर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो आपकी पार्टी से वो तो नाराज है ही, लेकिन वो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी नाराज है, जिसका खैर मुजाहरा हमने देख भी लिया नौशहरा इलेक्शन में। आपको परेशानी नहीं हो रही इस बात से? नहीं, देखें, मैं नौशहरा के इलेक्शन पे भी आ जाता हूँ, लेकिन आप ये भी देखें ना साथ कि अगर सूबाई असम्बली हम हारे हैं तो कौमी असम्बली तो जीते हैं ना। वो सीट जीते हैं जो मौलाना फजल रहमान की अपनी जाती सीट थी, जिसमें वो 3रे नंबर पर आए हैं। सेकंड जो है ना हमारे बाद आज़ाद आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौमी असम्बली में ज्यादा वोट पोल होते हैं और इस अक्सरियत जो लोगों की है वो अभी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद कर रही है। जो नौशहरा के इलेक्शन है ना, वो 2 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ पता चल गया कि वो इलेक्शन में क्या हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी हम बताएंगे कि वहाँ जो बेकायदगियाँ हुई हैं, तकरीबन 6,500 इस तरह के वोट जो हैं वो इजाफी डाले गए हैं और जो फॉर्म 45 और 46 फॉर्म आप उठा के देखेंगे, उसका पूरा रिजल्ट देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी इंशाअल्लाह ताला उस पर हमने पूरा काम कर भी लिया है। हम ये नहीं कि हम आके कहिए हमें नामंजूर है, हम बिल्कुल दलाइल के साथ बड़े कानूनी तरीके से आपको यकीन है हमने जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कोई MPA नहीं बिकेगा, किसी का जमीर नहीं जागेगा, एन मौके पे आके कोई नहीं बिकेगा, यकीन से कह सकते हैं आप सर? देखिए बज़ाहिर तौर पे तो बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी ज्यादातर लोग जो आए हैं ना, या तो वो पुराने लोग हैं जो पहले टेस्टेड हो चुके हैं पिछले इलेक्शन में, जो नए लोग आए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ज्यादा जो है वो
पार्टी के साथ लॉयल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बिकता है तो देखिए ये तो ऐसी चीज है कि मंडी लगी हुई है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, अभी दोबारा मंडियां बस सजेंगी। यही तो रोकने के लिए हमने पूरी कोशिश की है ना। अवाम इससे तंग है ना, इन चीजों से तंग है कि जी जब इंतखाबात होते हैं उसके बाद फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं कि जी धांधली हो गई है। तो ये वंस फॉर ऑल ये तो डिसाइड होना चाहिए ना कि धांधली कैसे खत्म हो। 2006 में मिसाकी जमहूरियत आपके सामने पड़ी है, उस दोनों पार्टियों ने कहा था कि जी हम मैकेनिज्म बना रहे हैं और ओपन बैलेट पे आ रहे हैं। तो कहाँ है वो मैकेनिज्म? 5-5 साल गुजार के चले गए, क्योंकि यही पार्टियां हैं जो हार्स ट्रेडिंग में मुलविस होती हैं। पिछली दफा सेनेट के इंतखाबात में 6 असम्बली के मेंबरान है पीपल्स पार्टी के थे, पिछली असम्बली में 2 सेनेट की सीटें वो कैसे लेकर गए? 14 यानी कि 28 मेंबरान उनको इजाफी चाहिए था। किसी ने आज तक क्वेश्चन किया है, पीपल्स पार्टी से पूछा है? तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये तो मीडिया की भी है, पाकिस्तानी अवाम का भी है और इलेक्शन कमीशन का भी है और मैं कहता हूँ अदालतों का भी है कि जिस सो मोटो एक्शन ले। जिसके पास अक्सरियत नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कैसे सीटें ले जाते हैं? मैं तो अभी देखिए, मैंने आज भी मेरी कोशिश थी लेकिन आज तो ये मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं असम्बली में इसको जरूर उठाऊंगा कि जिस तरह हमारे अगर सूट कर सके, अगर हमें कानून इजाजत दे सके, तो जिस तरह हमारे अक़लियती सीटें होती हैं जिस और खवातीन की मखसूस सीटें होती हैं कि जी इतनी सीटें मिलेंगी, इतने आपके मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से अगर यही सिलसिला सेनेट के अंदर भी आ जाए कि उनके कितने मेंबरान हैं असेंबली के अंदर और उनकी कितनी सीटें बनती हैं सेनेट की, वो उनको मिले तो मेरे ख्याल से हार्स ट्रेडिंग का जनाजा निकल जाएगा। इस हवाले से माहिर कानून ये कहते हैं कि ये पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होती है, ये सूबे की, सेनेट में जो लोग होते हैं वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते बेसिकली। खैर, आज जो इमरान खान साहब आए तो उन्होंने क्या बातें की सर? कोई यकीन दहानियां ली गई हैं आपसे एमपीएस से? नहीं, देखिए खान साहब आए, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की और उन्होंने राय भी ली, बहुत सारे एमपीएस एमएनएस बोले भी, अपनी तजावीज़ भी दी और साथ साथ ये भी कहा कि जी हार्स ट्रेडिंग के ख़त्म करने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ अपनी तरफ से दी गई। वो बड़े खुश हुए और मैं समझता हूँ कि आज वो बड़े खुश होकर गए हैं यहाँ से और इंशाअल्लाह ताला उनकी ये खुशी दायमी होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसको हम बिल्कुल साबित करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इस वक्त, जो इस वक्त असम्बली के मेंबरान हैं, वो बिकाऊ माल नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस जो हार्स ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं इनको हम एक्सपोज करेंगे इस दफा, ये खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। पिछली दफा बदकिस्मती से हमें भी ऑफर्स दी गई लेकिन हम उस पर खामोश रहे, हमने कहा चलो ये तो एक मंडी है जो हर एक को ऑफर मिल रही थी, लेकिन हम खामोश रहे। इस दफा हम खामोश नहीं रहेंगे। खबर ये भी है कि आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं ये प्ली लेके कि नौशहरा इलेक्शन में बद इंतजामी हुई है, बेज़ाब्तगी हुई है। सर, एक तरफ ये खुद भी आप मान रहे हैं और आपके अपने लोग सूबाई वुज़रा कह रहे हैं जी लोग नाराज हैं, अंदरूनी खलफिशार है, और अब आप कह रहे हैं बेज़ाब्तगी हुई है। फिर आपने ये भी कहा कि जनाब ऊपर वाली सीट हम जीत गए, अगर बड़ी सीट आप जीत गए तो फिर नीचे बेज़ाब्तगी कैसे हुई? फिर आप वो भी हार जाते। देखिए, ये आप 2-3 चीजें मिक्स कर रहे हैं ना। पहली बात तो ये कि हम जो है, अगर हम कहते हैं कि बेज़ाब्तगी हुई है तो हम वो साबित भी करेंगे ना। हम तो देखें वो नहीं कर रहे हैं कि हम उधर स्टेज पे खड़े होकर या सड़कों पे आ जाए जी हमें नहीं मानना है। देखिए, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। अगर डस्का में हुई है बेज़ाब्तगी, वो भी सामने लेकर आए। हमने किसी एक पार्टी का मुकाबला नहीं किया कि पीएमएलएन का मुकाबला किया। पीएमएलएन को तो मेरे ख्याल से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी नहीं इलेक्ट हो सकता है, वहाँ तो इतनी वोट ही नहीं है इनके। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं अब इस तरह हट के बात कर रहा हूं जो मैंने पहले गुफ्तगू की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के मौक़िफ़ के हवाले से, यानी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से, कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। लेकिन उसी तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार निभाया। आप कहेंगे जी हमारे पास वीडियोस भी आ गई या आ जाएंगी आजकल में। तो सर, आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आपका अब क्या मानना है कि जो हालिया इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन, क्या इसमें खलाई मखलूक कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आपको भी न्यूट्रल ही नजर आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो बयान है वो पिछले 70 साल से हमारी ख्वाहिश है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, न्यूट्रल नहीं बल्कि अपना रोल करें और किसी और रोल में वो रोल ना करें जो गैर आईनी है। ये ख्वाहिश जो है ये अब पाकिस्तान के तमाम लोगों की ख्वाहिश है और ये सिर्फ फ़ायदामंद सियासतदानों को नहीं है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा एस्टेब्लिशमेंट को देगी क्योंकि वो जिस कदर मुतनाज़े हो चुके हैं। मेरा ख्याल है किसी गली मोहल्लों में अब उनके सरबराहों के नाम जिस तरह लिए जाते हैं, जो इल्ज़ामात उन पे लगते हैं, वो एज़ ए पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है। बाकी वो कहाँ पर न्यूट्रल हुई है, कहाँ पर नहीं न्यूट्रल हुई, ये भी देखने वाली बात है। हो सकता है गिलानी साहब के अपने इलेक्शन जो कि सेनेट का इलेक्शन है उसमें उन्हें महसूस हुआ हो कि वो न्यूट्रल हैं, मगर क्या बाकी जगहों पर यहाँ पर एहतसाब भी उनसे खाली नहीं है। यहाँ पर जजेस को क्या कहते हैं उनकी वीडियोस दिखाकर फैसले लिए गए हैं। यहाँ पर नैब जो है वो उनकी घर की बांदी बनी रही है। अच्छा नहीं सर, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको लगता है न्यूट्रल नहीं है। सर देखिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ करना होता अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात में, और आपको पता है माजी में ऐसा हुआ है जब एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ करना चाहा तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, आप भी शायद कुछ ना कर पाते अगर उन्होंने कुछ करना होता। एक दूसरा, ये मैं माजी की बात नहीं कर रहा, माजी में रहा होगा किरदार एस्टैब्लिशमेंट का, अब नहीं है। अब खुद भी कह रहे हैं DGISP आके कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो मैं अब की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है ये भी आपकी असेसमेंट शायद गलत है और वो एक्सपोज हुए हैं और वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं 2018 के इलेक्शन में। मुझे ये बताइए कि फिर मुंह छुपाकर जजेस के कमरे से निकलना पड़ता है। वो फुटेज तो फिर अब मीडिया और तरह का मीडिया है, अब सोशल मीडिया जो है वो मीडिया से भी ऊपर की चीज है। हर एक के हाथ में अपना कैमरा है, हर एक के आप वो खुद उसका कमेंट्रेटर है, एक एक चीज फुटेज बन रही होती है। फिर जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर आप एक्सपोज होते हैं। और जो डस्का का इलेक्शन है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ फौज है तो ये आपका ख्याल ये भी गलत है। ये हर अदारे में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं और वो सिविलियन अदारों में भी हो सकते हैं कि जिनकी सोच जो है वो ये हो कि वो पूरे इस निज़ाम के ऊपर एक ताकतवर के तौर पर काबिज होना चाहते हैं। हमने डस्का के इलेक्शन में किसी को पिन पॉइंट नहीं किया क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है उसने कह दिया है कि ये धांधली हुई है, लोग उठाए गए हैं, रिजल्ट बदले गए हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को ही कौम को बताना चाहिए कि वो कौन सी मखलूक थी जिसने ये नताइज बदलवाए हैं, वो बता दें ताकि पता कौम को चल जाए। सो ये हमारा वर्जन तो दिन बाई दिन सच्चा होता जा रहा है। वो अरशद मिलक का फैसला हो, उसको वीडियो दिखाने का मामला हो, वो मामला एहतसाब के बेशुमार केसेस का हो, वो इलेक्शंस का हो। सो हमारा वर्जन तो जस्टिफाई हो रहा है। सो अगर आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है तो अल्लाह करे ये ऐसा ही हो जैसा उन्होंने कहा है। मुझे ये बताएं, आप इस हलके में फ्रेश इलेक्शन की डिमांड वो करेंगे, एक बात। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? आप सेनेट इंतखाबात आने जा रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि फेयर प्ले होगा या उसमें भी आपको लगता है कि नहीं वहां पर भी डंडी बच सकती है, या आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात से एग्री करते हैं कि सेनेट इंतखाबात में कम से कम फेयर प्ले रहेगा? देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये ख्वाहिश तो पिछले 70 साल से तमाम सियासतदानों की, जमहूरियत पसंदों की रही है, लेकिन आज के दिन तक इसका अमली मुजाहरा पाकिस्तान के 70 साल में बड़ा कम देखने को मिला है। और मैं आपको दूसरी साइड बता दूं, अब ये 2021 है, अब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। अब जजेस को आप वीडियो दिखाएंगे तो वो फिर बोल पड़ते हैं, किसी को जज से मिलने भेजेंगे तो उसकी वीडियो बन जाती है, उसके बाद कोई थैले उठाएगा वो लेट आएगा। और ये देखे कैसा कमाल है, 20 लोग उठाए गए, 20 लोग एक ही टाइम पर बरामद हो गए। यानी वो ये नहीं था कि एक बस कहीं से उठाई गई थी, वो बस अगवा हो गई थी और इकट्ठी बस मिल गई, अलग अलग जगह से आए हैं। कैसा टाइमिंग है, एक ही बहाना लगाते हैं, धुंध है, एक ही बात करते हैं, एक तरह के वो फज किए गए, वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनमें से जो रिजल्ट किए गए। सो एक्सपोज तो होता है ना जी। तो एक्सपोज होने मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कि इससे भी आगे एक्सपोज होने की बजाय अगर अपनी हदूद में रह जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी है। ये नून लीग की सिर्फ बेहतरी नहीं है,
छोड़ दें कि नून लीग ठीक की है। जीत और हार क्या है। पाकिस्तान की जीत इसमें है कि इदारे अपना काम करें, नहीं करेंगे तो आवाजें उठेंगी। जस्टिस फाइज ईसा का रेफरेंस हो या मीडिया की बंदिश हो या उसके बाद ये बाई इलेक्शंस और इलेक्शन के रिजल्ट बदलने हो, ये एक खास किस्म की सोच है इस पाकिस्तान में। इस सोच को अब बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं। NA 75 में डस्का के इलेक्शन में जो अजीबो गरीब सूरत हाल थी और फिर इस सूरत हाल के बाद जो PTI को शिकस्त हुई है, उसके बाद PTI क्या सोच रही है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस शिकावान साहिबा इस वक्फे के बाद। नाज़रीन NA 75 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोके जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी ट्वीट किया है और अपने उम्मीदवारों से कहा है कि वो 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को इस्लामाबाद तलब कर चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का बयान भी आ गया, तो इसके बाद क्या होगा? क्या पुलिस अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान को तलब किया जाएगा? क्या इनसे भी बयानात लिए जाएंगे? इन बयानात की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी? वो तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी या नहीं? हालिया ज़िमनी इलेक्शंस के बाद बहुत से सवालात पैदा हो चुके हैं जिनके जवाब तलाश किया जाना बहुत जरूरी है। NA 75 सियालकोट के 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला कहां गायब हुआ? अमले से राब्ते की मुतादिद कोशिशें क्यों नाकाम हुई? टेलीफोन्स क्यों न मिल सके? क्या अमला गायब करा के रिकॉर्ड में तब्दीली की गई? IG पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर से राब्ते में क्यों नहीं आ रहे थे? चीफ सेक्रेटरी दस्तयाब क्यों ना हो सके? PP 51 वजीर आवाज से जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा था वो कौन है? ज़िमनी इलेक्शंस में नाअहली, बदइंतजामी और लाकानूनियत के पुरस्रार दास्तानें सामने आई हैं। पूछा जा रहा है कि हुकूमत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के एक हल्के में अमन बरकरार क्यों न रख सकी? मुल्की इंतखाबात पर आवाम का एतमाद बहाल करना है तो NA 75 सियालकोट में जो कुछ हुआ इसकी तहकीकात करना होंगी, सब तफसीलात आवाम के सामने लाना होंगी। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि तमाम सवालात के जवाबात तलाश किए जाए और आवाम के सामने भी ला जाए। जो जिम्मेदारान हैं इन्हें निशाना इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने का सोच भी ना सके। NA 75 सियालकोट के 360 पोलिंग स्टेशन हैं। 337 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार 97,558 वोट लेकर आगे थी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 94,541 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। ज़िमनी इलेक्शन के रोज दिन भर सियासी झगड़े होते रहे, सूरत हाल कशीदा रही, नौबत फायरिंग तक भी पहुंची, जिसके नतीजे में नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन कत्ल हो गया। पोलिंग खत्म हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई और नून लीग की उम्मीदवार बढ़तरी हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन 19 और 20 फरवरी को रात सूरत हाल में कुछ ड्रामाई तब्दीलियां होने लगी। ये खबरें आने लगी कि 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला रिकॉर्ड समेत गायब। 23 पोलिंग स्टेशन का अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिकॉर्ड उसे गायब कर दिया गया है। जब हम रिटर्निंग ऑफिसर से पूछते हैं तो उन्होंने जवाब दिया है कि वो भी इस मामले में बेबस हैं। उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं, वो इस अमले से राब्ता नहीं कर पा रहे और उन्हें नहीं पता कि उनका ये अमला कहाँ गायब हो गया है। बाद में मालूम हुआ कि पोलिंग स्टेशंस के अमले और रिकॉर्ड की तलाश सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी थी। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की वो बजाते खुद बहुत से सवालात को जन्म देती है, इन खदशात को जन्म देती है कि जो कुछ हो रहा था क्या इंतजामिया भी इसमें मुलव्वस थी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि NA 75 सियालकोट के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ते की कई बार कोशिश की गई जो नाकाम हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पता चलाया जा सके, लेकिन इन अफसरान ने कोई जवाब न दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी से रात 3 बजे राब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। बहुत कोशिश की, सुबह 6 बजे तमाम ऑफिसर्स पोलिंग बैग समेत हाजिर हुए। समा के नुमाइंदा खसूसी नईम अशरफ भट्ट ने रिपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन ताउन न करने वाले अफसरान को मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। अमला गायब हुआ, इंतजामिया गायब हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इस शुबा का इजहार भी कर ही दिया और 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दबदल हुआ है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी धांधली का इल्जाम लगा दिया गया। जो कुछ 2018 में हुआ वो दोबारा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह
इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। जितनी बदनामी इस नाअहल और नालायक और वोट चोर और चीनी चोर और आटा चोर और बिजली चोर और गैस चोर की वजह से उनको फेस करनी पड़ी है, तो उनको आगे के लिए अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इससे कबल मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल थी, लेकिन लापता पोलिंग अमले के लाए गए नताइज के बाद तहरीक इंसाफ अपनी बढ़तरी का दावा करने लगी। तहम नून लीग के मुताबिक दीगर तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का तनासुब 30 से 35% था। अलबत्ता गायब रहने वाला अमला जब नताइज लेकर पहुंचा तो सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किए जाने की शरह 90% से भी ऊपर थी। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज हद अहम। अब ये जो अचानक सलाई मखलूक या खलाई मखलूक, मुझे नहीं पता कहाँ से ये सुबह सुबह लैंड किए 14 घंटे के बाद, और इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो कास्टिंग वोट कास्टिंग की रेशो है वो बाकी सब जगहों पे 30 से 35% है। इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे अचानक वो 30 से 35 को ऐसे जो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और वो 85 to 90% हो जाती है। पोलिंग अमले के गायब होने पर एक मौकफ ये भी सामने आया कि रास्ते में धुंध ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें पहुंचने में ताखीर हुई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मौकफ पर भी सवालात उठा दिए गए, लेकिन हुकूमती वुज़रा ने कहा धुंध तो इलाके में होती। आरओ ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा, धुंध की वजह से पहुंच नहीं पा रहे। धुंध थी कि अंधा धुंध थी, समझ नहीं आ रही थी। ये कह रहे हैं कि 20 लोग, क्या हम लोग मार्च में रहते हैं, मरीख पे रहते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे धुंध वाकई पड़ती है। बात करते हैं इसी हवाले से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौसा शिकावान साहबा से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तनकीद ये की जा रही है अपोजिशन खास तौर पे कि एक ज़िमनी इलेक्शन आप लोग सही तरह नहीं करवा सके, लोग कत्ल हो गए, वहां पे बद इंतजामी उरूज पर थी। आपको नहीं लगता आपकी गवर्नमेंट डॉक्टर साहबा इसकी जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तनकीद हो रही है उस तनकीद के साथ जुड़े कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक रवायत बन गई थी, एक ट्रेंड था, ये एक कंपल्शन थी कि जो भी हुकूमत में था वो ज़िमनी इलेक्शंस हमेशा वही जमात और वही हुकूमत जीता करती थी। ये कभी नहीं हुआ कि आप हुकूमत में हूँ और इलेक्शन के नताइज जो हैं वो उसके बरक्स हूँ और आप अपने सूबे के अंदर इंतज़ामिया और तमाम तार एग्जेक्टिव अथॉरिटी रखने के बावजूद भी आप इलेक्शन हार जाएं। और सिंध की मिसाल आपके सामने है, जहाँ सूबाई हुकूमत है और सूबाई हुकूमत ने डंडे के ज़ोर पे अपनी तमाम ताकत के बलबूते पे मुखालफिन को कुचलते हुए पोलिंग स्टेशंस में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दुआइयाँ देते रहे हैं, वो बैलेट पेपर भी जले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर KPK के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है जिसमें किसी मुखालिफ को इसलिए कुचल दिया हो, रात को गिरफ्तार कर लिया हो गया हो, या उनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको यरगमाल बना लिया गया हो, या कहीं बाहर ठप्पे लगाए गए हों। ये एक मुस्बत चेंज है जो पंजाब के अंदर आपने देखी है। फिरदौस साहब, देखिए बात की तो कोशिश की गई ना, मतलब ऑपोजिशन का या नून लीग का कहना यही है कि कोशिश यही की जा रही थी कि इलेक्शन को चुराया जाए। प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो गायब हैं, वो सुबह 6 बजे हाजिर हो रहे हैं, एक साथ हाजिर हो रहे हैं, जो इंतजामिया है फ़ोन नहीं उठा रही है, सेक्रेटरी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुतल्लिका DPO साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो उनकी शिकायत तो यही है कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। अली, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि पूरा दिन आप कवर कर रहे थे इलेक्शन को और फिर रात 1 बजे तक, जब तक मरियम बीबी ने अपनी जीत का ऐलान नहीं कर दिया था, तब तक उन्हें ये इलेक्शन पे कोई ना तहफ़्फ़ुज़ात थे और ना कहीं पे उन्होंने धांधली का रोना रोया और ना कहीं डोल पीटा। जब वो 1 बजे अपनी फतह का ऐलान करती हैं इस हल्के में NA-75 में, तो मुझे बताएं कि वो कौन सा उनको इल्हाम हुआ, कहाँ से उनको वो डाटा मिला, कहाँ से उन्होंने वो ट्वीट किया और अपने कैंडिडेट्स के फतह का ऐलान किया, जो कंट्राडिक्टरी है उनकी इस अप्रोच से, जो वो कहती हैं कि सुबह जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाए गए। तो या तो आप पहले ठीक नहीं बयान कर रही हैं हक़ाइक़ को, या आप फिर दोबारा जो बात कर रही हैं वो हक़ाइक़ को मसख़ कर रही हैं।
दोनों में से एक जगह आप गलत ज़रूर हैं, क्योंकि जो आपने जीत का ऐलान किया वो किस डाटा की बेस पे किया, जबकि आप अगर कहती हैं कि 23 पोलिंग स्टेशंस के तो रिजल्ट ही नहीं आए हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा फैब्रिकेटेड इंजीनियर डाटा था। उस वक्त तक इनको चूँकि ये खुशफहमी थी, ये गुमान था कि शहर के अंदर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से इनको वाजिया अक्सरियत मिलेगी और देहात से जो पोलिंग रिजल्ट्स आएंगे उसमें ये बैलेंस कर जाएंगे। और जो इनका मार्जिन कम होता रहा, इनकी जो है वो परेशानी और वावेला और बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को पहले इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। उनकी जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत इन्हें कत्ल कराने की साजिश कर रही है। हलीम आदिल शेख के मुताबिक पहले उनके लॉकअप में कोबरा सांप छोड़ा गया, फिर उन पर जेल में हमला कराया गया। इन इल्जामात के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज कर रही है। आईजी को तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि जेल इंतजामिया और सिंध हुकूमत तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर रही है। हलीम आदिल शेख को PS 88 मलीर में ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर कशीदगी फैलाने, फायरिंग, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। जेल में गुज़िश्ता रोज़ दिल की तकलीफ के बायस इन्हें कौमी इदारा अमराज कल्ब मुंतकिल किया गया और बाद में वहाँ से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने कैदियों और गुंडों के जरिए जेल में उन पर हमला करवाया। जेल जिस अंदाज से इन्होंने परसों 50-60 क्रिमिनल्स कैदियों से गैंगवार से मेरे ऊपर हमला कराया, मैंने जेल में जाते ही कहा कि हम 6-7 साथियों को इकट्ठा रखा जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इकट्ठा नहीं रख सकते। मुझे अलग किया, समीर को अलग किया, हमारे वर्कर्स को अलग किया। उसके बाद जेल से निकलते ही, माड़ी से निकलते ही हमला किया गया। दूसरी जानिब जेल इंतजामिया का दावा है कि हलीम आदिल शेख पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, उनकी हिफाजत की जा रही है। एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें हलीम आदिल चलते चलते अचानक भागते नजर आते हैं, जैसे वो किसी से बच रहे हों। गेट पर तैनात एहलकार भी आगे की तरफ भागते हैं। सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट का मौक़िफ़ है कि हलीम आदिल शेख जेल अमले के हमरा इंतजार गाह से गुजर रहे थे, जहां कुछ कैदियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद सिर्फ 26 सेकंड में उन्हें वापस सुपरिटेंडेंट मुंतकिल किया गया। सिंध हुकूमत भी तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद करती रही। हलीम आदिल शेख साहब को इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रखा गया, तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद। हलीम आदिल शेख साहब की रिक्वेस्ट पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर उनकी टांग वांग खुदा न खास्ता ये जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं उनके हवाले से, वो जख्मी होते, पेन में होते, तो एम्बुलेंस में बैठकर सिंधी टोपी पहन के मुस्कुराते हुए नहीं जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान भी हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का शिकार है। उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक रब्ता किया। खबरों के मुताबिक इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म से IG के रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के लिए असम्बली का फोरम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस रवैये के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी सिंध असम्बली में जमा कराई गई है। IG और चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सिंध हुकूमत से हलीम आदिल शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कल कराची में धरना देने का ऐलान किया है। जब से अपोजिशन लीडर वो बने हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उनको CIA सेंटर में जब रखा गया, वहां पे सांप फेंका गया और इसी तरह तशद्दुद भी किया। मुझे पता है कि कल कराची के अंदर प्रेस क्लब के आगे बहुत बड़ा धरना होगा, क्योंकि सारी पार्टी के, क्योंकि असेंबली का सेशन चल रहा है, नेशनल असेंबली का, तो MNAs यहाँ हैं, लेकिन हमारे सारे MPs और सारे जितने भी, काफ़ी बड़ा एक इंशाल्लाह वहाँ शो होगा। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम ने भी एक वीडियो बयान जारी किया है और बताया है कि जब उनकी वालिद से अस्पताल में मुलाकात हुई तो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के वाज़ेह निशानात। इट्स माई डैड्स बर्थडे टुडे और हर साल हम रात के 12 बजे उनका बर्थडे का केक साथ में काटते थे। इस साल हम रात के 12 बजे उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए और वो सिर्फ इस वजह से कि सिंध हुकूमत ने उनके ऊपर अटैक करवाया, असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया। इससे कबल हलीम आदिल शेख ये इल्जाम भी लगा चुके हैं कि गिरफ्तारी के बाद इन्हें जिस लॉकअप में रखा गया था वहां से कोबरा सांप निकला जो पीपल्स पार्टी ने उन्हें कत्ल कराने के लिए छोड़ा था। आफ्ताब आलम साहब को मैंने अभी दिखा कर आए हुए सिक्योरिटी पे मामूर है। 4 फुट लंबा ब्लैक कोबरा कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है। काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया। मुराद अली शाह ने बिलावल के कहने पे अपने पुलिस अफसरान को मिलकर मुझे मरवाने की इस काले नाग से साजिश की है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब और तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान साहब। दोनों का शुक्रिया। तालपुर साहब, ये कर क्या रहे हैं आप? आपकी हुकूमत पे इल्जाम है हलीम आदिल शेख के कमरे में, उनके सेल में आप
काला कोबरा छोड़ देते हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? अली अदर भाई, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंडियन मूवी चल रही हो, वो भी 1970s की और 80s की जो स्टोरी बनी है और जो स्टोरी आई है। देखें, मुझे समझ नहीं आता, खासतौर ये सांप वाला किस्सा। शेख साहब ने सांप का पूरा माप लेके कहा कि 4.5 फुट का सांप था। 4.5 फुट, हलीम आदिल शेख साहब की अपनी हाइट है, 4.5 फुट का सांप था, वो भी किंग कोबरा बताते हैं। और दोनों का मुकाबला हुआ, कुश्ती हुई और खान अपना जो है सो सांप को मार दिया और शेख साहब को कुछ नहीं हुआ। ये किस्सा मेरे समझ से बाहर है। दूसरा किस्सा भी मुझे समझ नहीं आता कि उनको मार पिटाई हुई। आपने देखा है कि जितने कैमरास लगे हुए हैं अंदर हमारे जेल के, वो सारे कैमरास हमने पब्लिक कर दिए हैं, वायरल कर दिए हैं, ताकि आप देखें। एक जगह पर सिर्फ हलीम आदिल शेख अंदर जा रहे हैं और 5 सेकंड के वक्फे से उनको पुलिस एस्कॉर्ट करके बाहर ला रही है। मतलब 5 सेकंड के अंदर जूते भी पड़ गए, टांगे भी टूट गई, चपेट भी पड़ गई। इस तरह नहीं होता है। देखें, हमने नहीं कहा था शेख साहब को कि कानून को अपने हाथ में ले। हमने नहीं कहा था शेख साहब को कि वो हथियार बंद लेके 8-10 बंदे लेके जाएं और वहां जाकर फायरिंग करें, अमले को जो है जबरदस्ती उनके काम में रुकावट बने, वोट्स जो हमारे आ रहे थे वोटर्स को रोकें। और तालपुर साहब, हैरत की बात यह है, आप ये कह रहे हैं कि आपके समझ में ये बात आ नहीं रही है। सर, आप समझने की कोशिश करें ना सर, आप तहकीकात करवाएं। ऑपोजिशन लीडर है, मतलब ये कुछ छोटा आदमी तो नहीं है जो इल्जाम लगा रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तो सर कम से कम तहकीकात करवा लें फिर। पहली बात तो अली अदर भाई, जहां तक बात है इलेक्शन के दिन की, जो कुछ हुआ समा के कैमरास ने कैप्चर किया, आपके ARY ने कैप्चर किया, आपके GIO ने कैप्चर किया, और आपके अपने कॉरेस्पोंडेंट्स अलग अलग चैनल ने कहा कि इसको अरेस्ट होना चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि वो गोली हमें लग जाती। आपने देखे क्या रिव्यूज आए हैं, तो उस तहकीकात की जरूरत नहीं, तो कोर्ट खुद तहकीकात करेगा। कोर्ट में मामला चला गया है। रही बात ये जो स्टूपिड स्टोरियां बनाई हुई हैं मार कुटाई की और अपना जो है सांप की, तो उस पर हमने ऑलरेडी कमेटी एक हाई लेवल बना ली, इससे सीनियर DIG लेवल का बंदा प्रोब कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंशाल्लाह कल तक उसकी भी आ जाएगी स्टोरी बाहर, और आपको बड़ी हैरत होगी कि ये सांप कैसे अंदर गया, ये सांप किस हालत में गया। तालपुर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया। खुर्रम शेर समान साहब, ये बात सिर्फ तालपुर साहब ने नहीं की है, ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट कह रही है। इससे पहले मुर्तजा वहाब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा है दैट द स्टोरी डजंट मेक सेंस। सर, एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या? हलीम आदिल शेख साहब की जान को खतरा है, उनकी बेटी भी बार बार आके सोशल मीडिया पे ऐसी बात कर रही है कि उनके वालिद साहब को मारने की कोशिश की जा रही है। व्हाई डू यू थिंक सिंध गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? ये तो फिर डायरेक्ट इल्जाम उन पर आएगा, वो ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं सिंध हुकूमत को ये बताना चाहूँगा कि वो कहावत सुनी ना कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। देखें जनाब, असल में बात यह है कि ये क्यों कर रही है, वो आपने बहुत अच्छा सवाल करा। वो इसलिए कर रही है कि हम सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर करप्शन हो रही है। हम बता रहे हैं कि ऑडिटर जनरल जो है वो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो है वो लिख कर बता रहे हैं। हम सिंध के बारे में बता रहे हैं कि जो गंदम की प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी, वो लाखों टन सड़ रही थी, ख़राब हो रही थी। हम बता रहे हैं स्कूलों में तालीम नहीं मिल रही, हम बता रहे हैं पीने का पानी नहीं मिल रहा, हम बता रहे हैं सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो फेक बैंक अकाउंट्स में फेक पेंशनर्स के पैसों का अरबों रुपए का उसका केस है। हम तो बेसिकली चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं ना। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपका चैनल कर रहा है, वो हम वी बीइंग अपोजिशन मेंबर्स हम वो काम कर रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डकैती नहीं मारी, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। आपका जो सलूक हमारे साथ है वो एक नाइंसाफ़ी है। देखें ना कि बात यह है कि उनके कमरे से सांप मिला, मेरे सामने DSP ने ऑन कैमरा बोला कि मैंने वो सांप देखा है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात है कि आज आपके सामने वीडियो रिलीज हुई जेल की कि हलीम आदिल शेख अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, एक पुलिस वाला स्पॉट कर रहा है। मतलब सांप तो घरों में आ जाया करते हैं सर। मैं ये कैसे कंफर्म हो गया कि ये सांप पीपल्स पार्टी वालों ने छोड़ा हुआ? देखें जनाब, उस कमरे के अंदर कोई खिड़की मौजूद नहीं है, वो एक कमरा है। हलीम साहब वॉशरूम गए, जब वापस आए तो कमरे में सांप था। दूसरी बात, आज वीडियो आपके सामने आई है जेल की, नज़र आ रहा है कि हलीम आदिल शेख जेल से अंदर एंटर कर रहे हैं और एग्जैक्टली 17 या 18 सेकंड के बाद वो भागते हुए वापस आ रहे हैं। उनके साथ 5 पुलिस वाले भी भाग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जनाब। वहाँ का कैमरा आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं जहाँ से भागते हुए आ रहे हैं? सो मेरी गुजारिश है कि देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं केसेस को, वो हाईलाइट करते हैं करप्शन को, वो हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस को हाईलाइट करते हैं, वो उनके नालायकियों को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठी FIRs करें। मैं आपको बताऊँ, हमारे वर्कर्स के घरों के ऊपर
पुलिस कूद कूद के घर में आ रही है, चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल कर रही है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है जाली FIRs के लिए। हमने तो एक प्रोटेस्ट ही की है ना, और हमने क्या किया, आप एक GIT बना लें, आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं। इलेक्शन वाले दिन भी हलीम आदिल शेख 40-50 या चले 60 लोग कह लें उनके साथ गए थे, लेकिन हाथ किसने उठाया? हाथ आपने उठाया। अगर फायरिंग हुई तो जाहिर है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हवाई फायरिंग हुई, क्योंकि आपने तो सारे पुलिस वाले हमसे ले लिए ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो आप क्या कर समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अंदर? जी, आपका मुतालबा GIT का है? इज दिस व्हाट यू डिमांड? बिल्कुल, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि GIT का हमारी डिमांड है। देखें, तैमूर साहब मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। अच्छा बुरा वक्त टाइम सबके ऊपर आता है, ये आपके ऊपर भी टाइम आ सकता है। आप इस तरह हंसे, मजाक उड़ाएं, लेकिन आप जो तैमूर साहब, आपकी हुकूमत जो कुछ कर रही है ना, हम उसके ऊपर खामोश नहीं होंगे। आपको लगता है हलीम आदिल शेख को आपने उस कमरे में बंद किया जहां पे जेल के अंदर दहशतगर्दों का रखा हुआ है? हम क्या दहशतगर्दी कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकियों को हाईलाइट करना दहशतगर्दी है तो ये हम रोजाना करेंगे। अगर करप्शन के बारे में बताना एक मुख्तसर सवाल का जवाब देते हैं। अली ज़ैदी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आकर कहा कि वो IG साहब के रिमूवल की डिमांड करेंगे। क्या ये कलेक्टिव डिमांड है आप सबकी? आप IG साहब के रिमूवल की डिमांड करने जा रहे हैं? खुर्रमशेर ज़मान साहब, देखिए, IG साहब जो हैं वो एक पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। IG साहब की जिम्मेदारी है, अगर उनके SSPs, उनके DIG जो हैं वो एक सियासी जमात को उसके मुखालिफ अगर जाली FIRs कट रही हैं तो अपने IGs के खिलाफ, अपने DIGs के खिलाफ एक्शन लें, अपने SSP से सवाल करें। वो एक पार्टी क्यों बन रहे हैं? IG साहब को ये फिक्र नहीं है कि शहर के अंदर जो कत्लो गारत होती रही है, पिछले दिनों वो 4 टिकटॉकर्स को मार दिया, आज तक उनके बारे में पता चला किसने मारा उनको? उसके अलावा बेशुमार केसेस हैं। वो बच्ची है उम्मे रुबाब, उसमें जो अपने बाप, अपने दादा और अपने वालिद के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। उनके जो एक्यूज्ड हैं MPs हैं पीपल्स पार्टी के, आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। वो कितने दिन गए जेल के अंदर? ऐसे बेशुमार केसेस हैं, लेकिन एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? आप समझ रहे हैं ये टाइम आपके ऊपर नहीं आएगा? अच्छी खासी ग्रीवेंसेस इकट्ठी हो गई हैं ऑपोजिशन की, लेकिन उसमें सरे फहरिस्त हलीम आदिल शेख साहब के साथ किया जाने वाला सलूक है। सर, बात करके एतमाद में तो ले, उनको बताएं तो सही। देखिए, वो फुटेजेस जो सामने आ जाएं, वो फुटेज जब वो दाखिल होते हैं और फिर जहां से उनको मार पड़ती है वो वाला हिस्सा दिखा दें, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं 2 स्टेप आगे चलता हूँ। पहली बात तो ये, आप हमें ना डराएं कि हमारा वक्त आएगा। जिन जेलों में आप जाके रोते और कुरकुराते हैं ना, उन जेलों में हम और हमारी लीडर्स मुस्कुराते हुए जाती है, मुस्कुराते हुए आती है। और हम पहली रात को नहीं मिलते करते कि हम बीमार हो गए, हमारी तबीयत खराब हो गई है, दिल का दौरा पड़ गया है, हमें शर्जील इनाम मेमन की एम्बुलेंस बना के और इनाम फाउंडेशन की एम्बुलेंस में आप भिजवा दें हमें अस्पताल, ताकि हम आराम कर सके। हम इन चीजों से डरते नहीं है। दूसरी बात, खुर्रमशेर ज़मान, आप कितना बोलते हैं? कभी आपके ऊपर किसी पुलिस ने अटैक किया, आपको अरेस्ट किया, आपके साथ कोई ज्यादती की? तीसरी बात, आप तो बात करें ना GIT की, हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बैठाओ, आए हमारे जज साहबान आए, बैठे, इसका तहकीकात करें, उसको फांसी होगी हलीम आदिल को इस केस में जिसने हरकतें की हैं। चौथी बात, हमारे IG की आप बात करें तो IG सिंध का मुतालबा क्या है? वो कहता है सर जिससे इन्वेस्टिगेशन करानी है कराएं, अगर आप चाहते हैं तो KPK और पंजाब से ले आए अफसरान। हमारा दामन साफ है, आपने गलती की है। तालपुर साहब, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हलीम आदिल शेख साहब को फांसी होगी? क्यों फांसी होगी सर, ये तो बताइए। बहुत बड़ी बात है। इनका रवैया देखें, इनका रवैया देखें। वो कहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फांसी होगी, उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट, देखिए अंदाजा लगाएं, आप कहते हैं फांसी होगी। मेरी बात पूरी करने दे, खुर्रम मेरी बात पूरी करने दे। आपने कहा ना कि वो आप बताएं ना तालपुर साहब, क्यों फांसी होगी? एक टेररिस्ट काम किया है और उस पे अच्छा खुर्रम साहब एक लम्हा दीजिएगा। अगर जज देखेंगे आके उन वीडियोस को, जिस तरह से इसके बंदी और ये खुद खुली फायरिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सख्त से सख्त सजा उनको मिलेगी। और आप देखिएगा, मैं तो चाहता यही हूं कि ये सब काम हमें अपने जजेस के हवाले सुपुर्द कर देना चाहिए। जो जजेस फैसला करेंगे हमें काबिल कबूल होगा। आपने तहकीकात नहीं करवाई है, आप तहकीकात से पहले आप फैसला सुना चुके हैं कि वो एक्यूज्ड भी हैं, उनको फांसी भी होगी, सख्त सजा भी मिलेगी। आप गवर्नमेंट है, बीइंग अ गवर्नमेंट, आप कैसे किसी को ऐसे एक्यूज कर सकते हैं? अली हैदर भाई बात सुने, अगर हमें इनके साथ कोई ज्यादती करनी होती तो हम इनको अस्पताल ना भेजते, हम इन्हें इनाम फाउंडेशन की मोबाइल ना देते, हम इनको वहीं पे रखते। हमने इनको हर चीज दी। जिस अस्पताल के बारे में ये 24 घंटे उल्टा सीधा अलग शलग बकते रहते थे, हमने उनको वहां पर भेजा। उन्होंने वहां पे उस इलाज से मुस्तफीद हुए। उनकी दूसरी कुलीग MP आ गई तो उनकी तबीयत भी सही हो गई, दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई, उनकी सारे मसले मसाइल भी हम हो गए। अगर हम चाहते हम अभी भी उसको वापस भेज सके, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें ग्रीन चिट दे दी है।
नहीं सर, लेकिन सर जो आपने इससे पहले तालपुर साहब बात फरमाई है उससे तो बड़ा क्लियर बायस शो हो रहा है आपका। आप कह रहे हैं कि उनको फांसी लगेगी, मतलब आपने तहकीकात तो करवाई नहीं किसी किस्म की। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ही विल बी हैंग्ड और ही विल बी कन्विक्टेड लाइक दिस? हाँ बताएं, जैसे कोई कत्ल किया उन्होंने, कोई वो जैसे कि दहशतगर्द हैं, आप देखें ना कि ये आप एक सोच देखें कि सोच क्या है। करना या कोशिश करना, कत्ल की फर्क क्या है? सोच तो बिल्कुल सीधी है। आपको कितनी बार अरेस्ट किया खुर्रम शेरजमान साहब, पुलिस ने आपके बाकी अली जीजी को कितनी बार अरेस्ट किया? आप लोग सारे वो कर रहे हैं, बोलते हैं, हमें तो किसी को इशू नहीं है। आप तो जो करते हैं गैर पार्लियामेंट तो उनको भी इग्नोर करते हैं। अच्छा चले, खुर्रम शेरजमान साहब आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ये बात सिर्फ आईजी तक तो नहीं है, इसमें तो सिंध गवर्नमेंट, आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान यहाँ पर मौजूद है। वो समझते हैं कि जो कुछ किया अली मादिल शेख साहब ने किया है, वो तो उसको परसू करेंगे केस को। अब क्या करेंगे आप? अच्छा मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा। देखिए ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था फार्म हाउस से, जहां पर इनकी एंटी इंक्रोचमेंट टीम आई थी और उन्होंने वहां पे जो इंटीरियर सेंस से पुलिस आई थी उनके थ्रू उन्होंने यहाँ पे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तालपुर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेगा नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबसूरती बेमिसाल है, हमें अपने मुल्क के हुस्न पर नाज भी है, लेकिन मजा तब आता है जब दुनिया भी पाकिस्तान की खूबसूरती के गुन गाए, पाकिस्तानी जगहों को खूबसूरत तरीन करार दिया जाए। और यही कुछ गवादर के हसीन तरीन क्रिकेट स्टेडियम के साथ भी हो रहा है, जिसकी खूबसूरती ने दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया है। एक झलक हम भी देखते हैं। इन्हीं खूबसूरत मनाजिर ने क्रिकेट के आलमी इदारे को भी मजबूर कर दिया कि वो गवादर स्टेडियम के हुस्न को दुनिया के सामने रखे। 22 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम जैसा खूबसूरत मैदान है तो सामने आए, हमें इंतजार रहेगा। और यही बात बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी की थी। 3 दिन पहले भी गवादर ने एक नुमाइशी मैच की मेजबानी की थी, जिसमें टॉस के फराइज बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अदा किए थे। उनका कहना था कि शायद इससे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पूरी दुनिया में नहीं है। स्टेडियम को तारीफ के लिए उन्होंने उर्दू जबान में बात करके सबको हैरान कर दिया। ये क्रिकेट ग्राउंड ग्वादर को मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पूरा दुनिया में है। आज दुनिया भर में गवादर स्टेडियम के चर्चे हैं। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती में कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद यह स्टेडियम आलमी तर्ज की क्रिकेट से अभी तक महरूम है। आज DGISPR के सामने भी यही सवाल रखा गया, जिस पर उनका कहना था कि गवादर स्टेडियम खूबसूरत तरीन जरूर है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मैचेस के लिए अलग तकाजे होते हैं। हो सकता है कि अगले साल PSL मैचेस गवादर में भी खेले जाएं। इंटरनेशनल लेवल के मैचेस कराने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स होप कि वो रिक्वायरमेंट्स अगर ये स्टेडियम मीट करता है तो वन डे इंशाल्लाह मे बी एक PSL मैच भी वहाँ पे हो। मे बी नॉट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर, बट नो डाउट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। DGISPR के बयान के कुछ ही देर बाद PCB का बड़ा फैसला भी सामने आ गया। PCB ने बलूचिस्तान हुकूमत को एक खत लिखा है, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को गवादर के खूबसूरत स्टेडियम में खेलने का मौका दिया जाए। PCB PSL की 2 टीमों कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नुमाइशी मैच भी 25 मार्च को गवादर क्रिकेट स्टेडियम में करवाना चाहती है। PCB के इस इकदाम की इसको खासा सराहा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदगी से सरकारी तौर पे हुकूमत बलूचिस्तान को आगाह कर दिया है कि 25 मार्च 2021 को PSL खत्म होने के फौरन बाद PCB जो है कराची किंग्स बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच करवाएगी गवादर क्रिकेट स्टेडियम में। नाज़रीन, पहले भी दुनिया के सबसे खूबसूरत गवादर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सजा था। सियासी, समाजी और शोबिस सितारों ने दोस्ताना मैचेस खेले थे। गवादर डॉल्फिन्स और शोबिस शार्क्स के दरमियान खेले गए मैच में डॉल्फिन्स की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और शोबिस टीम की क़यादत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने की थी। के दामन में बनाया गया ये क्रिकेट स्टेडियम गवादर शहर के हुस्न को दुबाला कर रहा है। स्टेडियम बनने से पहले यहाँ खंडरात हुआ करते थे। 1989 में बलूचिस्तान के सेनेटर मोहम्मद इसाक बलोच ने कोहतवातील की आगोश में यह ज़मीन खरीद कर ग्राउंड की बुनियाद रखी थी, और जैसे जैसे गवादर शहर तरक्की की मंजिलें तय करता गया, इस जगह ने कच्चे मैदान से मुकम्मल स्टेडियम की शक्ल इख्तियार कर ली। अब गवादर के लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ भी PSL के मैचेस करवाए जाएं, ताकि लोग इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।